ओजोन होल श्रिंक हो रहा है, ये हम सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज के पूरे लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओजोन लेयर है क्या, उसके बाद एग्जैक्टली हमने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से ये श्रिंक हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये पूरा जो रिपोर्ट पेश किया है ये किसने पेश किया है और किस तरीके से पेश किया है। आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अड्डा 24/7 पर हमारा एक मैक्सिमम डिस्काउंट आपका चल रहा है इन मंथ एंड सेल। तो इसको अवेल करने के लिए जहां पर आपको 77% डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी मिलेगी सारे महापैक्स पर और जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो इसको एक्सेस करने के लिए यू कैन यूज द कोड Y674 इसको प्रॉपर तरीके से इसका फायदा उठाने के लिए। चलिए आज के हम टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है। ये बहुत ही ट्रेंड में था ये जब जब ये रिपोर्ट आई कि जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन का जो डिप्लीशन है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, और ये सभी के लिए एज अ ग्लोबल कम्युनिटी हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। ये 2022 की ही रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। अब लेक्चर में हम आगे बढ़े उससे पहले हमें ओजोन समझना पड़ेगा। देखिए, दो तरीके के ओजोन्स होते हैं। एक को कहते हैं हम गुड ओजोन, एक बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगी। एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं गुड ओजोन, राइट। एक होता है बैड ओजोन। गुड ओजोन हमारा प्रेजेंट होता है, हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स होते हैं, आप सभी को पता होगा, स्कूल लेवल में हम सभी ने पढ़ा है, राइट। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, सारी हमारी लेयर्स होती हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर जो हमारी पहली लेयर होती है उसमें जो ओजोन प्रेजेंट होती है उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। रीजन मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम गुड ओजोन के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि जो हमारी सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसमें जो ओजोन प्रेजेंट होती है उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण और सबसे मेजर कारण, ये जो यूवी रेज होती हैं उनको आने से हमारे एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होती हैं उनको आने से रोकती है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बेसिकली बचाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बीमारी जो इससे हो सकती है, अगर ये ओजोन लेयर ना होती और यूवी रेज हमारे एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट करती तो कैंसर होने के, स्किन कैंसर होने के काफी ज्यादा चांसेस थे, राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, यूवी जो ये पूरी ओजोन लेयर है ये हमें अपने अर्थ का या फिर आप बोल सकते हो प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करने में काफी हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द बैड ओजोन, जिसको मैंने ट्रोपोस्फेयर का ओजोन बोला है। देखिए, इसको हम बैड ओजोन कहते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आने के बाद ये एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन की तरह एक्ट करती है, राइट, जो कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है स्मोक का। इसीलिए ये जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टिंक्शन है गुड और बैड ओजोन का, ये आप सभी को पता होना चाहिए। हमारी आमतौर की जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, और वैसे भी आपके एग्जाम में भी ये पूछे जाने की काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। ओके, ओजोन कैसे बनता है ये हमने एक थोड़ा सा हम इसको केमिकली देख लेते हैं। जब ऑक्सीजन यूवी के साथ रिएक्ट होता है तो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पर आपको आपका ये बनेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ओजोन को बेसिकली बनाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि यूवी कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, तो ये इसके ब्रेकअप में यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो कम हो रहा है। उससे पहले हमें एक क्रोनोलॉजी से चलना पड़ेगा। हमें पहले समझना पड़ेगा ओजोन क्या होता है, जो अभी हमने देखा। उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि अच्छा, डिप्लीशन कम हो रहा है तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। सो उसमें सबसे पहला आपका आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हम सभी को पता है रेफ्रिजरेटर हो गया, आपके एसी जो आप घर में यूज करते हो उससे रिलीज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं के हेलोन्स, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर से रिलीज होते हैं। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट, फायर एक्सटिंग्विशर और सॉल्वेंट्स वगैरह से ये रिलीज होते हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, एडेसिव्स और एरोसोल से ये रिलीज होते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर या फिर बहुत बड़ा कंपोनेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, अगेन फायर एक्सटिंग्विशर और एसीज वगैरह जो हम अपने घर में यूज करते हैं उनसे ये रिलीज होता है, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ फिगर्स की, कुछ नंबर्स की। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े या फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पढ़े वो कितने हार्मफुल हैं। ये आपको एक नंबर पढ़ के शायद ज्यादा रियलाइज होगा। सो यू कैन रीड हियर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन हैज द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय हाउ मच
1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ओजोन के 1000 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। ओवर 300 मिलियन पाउंड्स ऑफ CFC11 वाज रिलीज्ड अलोन इन 1980s, जब हमारा जो ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन आप बोल सकते हो शुरू हुआ या फिर बहुत ज्यादा उस टाइम पर चल रहा था। तो ये रीजंस भी आप यहां पर देख सकते हो कि उसका क्या कारण था। और इसी के बाद हमने इसको सॉल्व करने का सोचा और हम बहुत सारे अग्रीमेंट्स, बहुत सारे कन्वेंशंस और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के साथ आए, जो आज के लेक्चर में हम डेफिनेटली एक एक करके डील करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम आज के मुद्दे पर आ जाते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो डिप्लीशन है वो कम हो रहा है और हमने ये अचीव करके एक बेसिकली एक माइलस्टोन अचीव किया है। ये किसने रिपोर्ट किया है? ये NOAA ने रिपोर्ट किया है, विच इज नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस का एक डिपार्टमेंट है, यूएस की एक रेगुलेटरी एजेंसी है। ये इन्होंने बेसिकली क्या किया है, अलग अलग जगहों की एयर को बेसिकली एयर पार्टिकल्स को या फिर एयर सैंपल्स को कलेक्ट करके उनको एनालाइज किया है और उसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में इन्होंने क्या बोला है? रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ODS ऑयल ozone depleting substances had fallen down to how much percent? 50%, right? This was their finding. Now let us talk about कि ये जो हमने अचीव किया है, जिस माइलस्टोन की मैं बात कर रही हूं, ये हमने किस तरीके से अचीव किया है, ऐसे क्या कदम हमने 1980 के बाद से, जब से ओजोन का जो डिप्लीशन है वो शुरू हुआ या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो पीक पे पहुंचा, तो हमने ऐसे क्या कदम है जो उठाए एज अ ग्लोबल कम्युनिटी, जिसकी वजह से आज ये न्यूज हमें मिली है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा वियना कन्वेंशन 1980 के आसपास, टू बी प्रिसाइज 1985 के आसपास ये शुरू हुआ था। बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। इट वाज नॉट अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, नॉट लीगली बाइंडिंग, राइट? किस लिए था ये? इसका मेजर फंक्शन यही था कि ओजोन के जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हमने कर्ब करना है, उनको हमने कम करना है, राइट? बट द प्रॉब्लम वाज ये नॉन लीगली बाइंडिंग था, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, हम ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना था कि हमें एक और किसी ऐसे कन्वेंशन के साथ या किसी ऐसे प्रोटोकॉल के साथ आना था जो कि बेटर काम कर सके, जो कि बाइंडिंग हो और बेहतर तरीके से चीजों को एक्चुअली में अचीव कर सके। एंड देन वी केम अप विद दिस अनदर एंड अ वेरी बिग प्रोटोकॉल, जिसको हम फेमसली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योंकि हम प्रोटोकॉल और कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेंशन एंड अ प्रोटोकॉल। कन्वेंशन में बेसिकली हम, जैसा कि होता है कि बहुत सीरियसली, अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि तो बहुत सीरियसली चीजों को नहीं लिया जाता, ठीक है? जैसे यहां पर आप देख ही सकते हो ये वैसे ही लीगली बाइंडिंग ही नहीं है, राइट? वेयर इन जब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल बेसिकली लाया जाता है ऐसे कन्वेंशंस को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि ये अच्छे से और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के प्रोटोकॉल की, जिसकी मैं बात कर रही हूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी 80s का सिग्निफिकेंस आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी 1989 में, टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो ये तब से शुरू हुआ था, राइट? ओके, अब यहां पर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये बेसिकली किस लिए हमने लाया था। जब हम ये लेके आए थे तो हमारा मेजर मकसद ये था कि हमने ब्रोमिनेटेड एंड फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कर्व करना है, ठीक है? इन दोनों को हमने कम करना है। अब अगर हम किसी दो सब्सटेंस को या फिर किन्हीं दो चीजों को कम करेंगे या फिर उनका यूसेज हम एकदम रोक देंगे तो हमें कोई उसके लिए ऑल्टरनेटिव भी चाहिए होगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टाइम पे ये बोला गया कि अभी के लिए हम HFCs का यूटिलाइजेशन अलाउ करते हैं, ठीक है? किसका यूटिलाइजेशन अलाउ किया यहां पर? लेट मी जस्ट HFC का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूटिलाइजेशन था वो अलाउ रखा, राइट? तो ये आपको याद रखना है कि इट वाज बेसिकली टू हैव दिस कर्ब ऑन द यूटिलाइजेशन और द यूसेज ऑफ ब्रोमिनेटेड एंड फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते थे?
क्या डिसाइड हुआ कि हम क्या यूज कर सकते थे, HFCs हम यूज कर सकते थे। अब कुछ सालों बाद ये हुआ कि HFCs जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज होने लगे एटमॉस्फेयर में, एंड HFC इज ए पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस, राइट। इससे क्या होने लगा, हमने ओजोन लेयर के लिए तो ओजोन लेयर के को बचाने के लिए तो बहुत सारे कदम उठा लिए, बट हमने साथ के साथ ये नहीं रियलाइज किया उस टाइम पे कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ जाएंगे तो भी हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जब हमें ये रियलाइज हुआ कि ये HFC भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ये कोई इसका बेहतर सोल्यूशन नहीं है, ये भी आगे जाके एक प्रॉब्लम जब बना तो हमें एक सोल्यूशन के साथ आना पड़ा, जिसको हम फेमसली किगाली अग्रीमेंट बोलते हैं। सो किगाली अग्रीमेंट इज नथिंग बट जस्ट एन अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है, राइट। तो अब बात कर लेते हैं किगाली अग्रीमेंट की, ठीक है जी, जो बेसिकली विच केम इनटू फोर्स इन 2019। देखिए ये नेगोशिएट हुआ था 16 में, राइट। किसी भी अग्रीमेंट की 2 डेट्स डेफिनेटली हो सकती हैं। एक वो डेट होती है जिस दिन वो बनाया जाता है, जिस दिन वो साइन होता है। एक वो डेट होती है जो वो एक्चुअली फोर्स में आता है या चीजें जिस डेट से इंप्लीमेंट शुरू होना होती हैं। तो ये दोनों ही डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। और ये किस लिए आया, ताकि HFCs पे भी हम कर्व कर सके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि HFC की अब हमें पता चल गया कि ये भी कितनी डेंजरस है, कितना हार्मफुल है। तो वी नीड टू डू समथिंग फॉर HFCs एज वेल, राइट। और ये किगाली अग्रीमेंट को ही अगर आप ये 2021 की हमारी एक PIB की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो हमारे कैबिनेट ने भी अप्रूव किया फॉर द रैटिफिकेशन ऑफ किगाली अग्रीमेंट, विच इज अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आई होप आज का ये जो पूरा क्रोनोलॉजी मैंने आपको समझाया है, वियना कन्वेंशन टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू किगाली अग्रीमेंट, हमने किस तरीके से अचीव किया है, ये डिप्लीशन को हमने किस तरीके से कम किया है, इन प्रोटोकॉल्स में चीजें लिखी हुई जो थी उनको इम्प्लीमेंट करके, राइट। और जो भी ओजोन के बारे में मैंने आपको बताया, आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर है काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल मैं फिर से कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।